नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को पढ़ रहे हैं, इसके पहले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के लोक गीतों को पढ़ा है। अब उसके आगे हम यहाँ से छत्तीसगढ़ के जन्म संस्कार गीत इसमें आए थे, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के छत्तीसगढ़ जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ की जनजाति, इन दो टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के में मिल जाएगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मीमांसा में जाके देख सकते हैं। ये इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो आगे अब हम छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने लोकगीतों को कंप्लीट किया है। अब आगे हम जन्म संस्कार गीत पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, जन्म संस्कार गीत, तो देखिए सोहर गीत होता है। सोहर गीत क्या होता है? तो सोहर गीत जो है, यहाँ दिया हुआ है, बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाले गीतों को सोहर गीत कहते हैं। तो यहाँ क्रम दिया हुआ है। अब देखिए, इस प्रकार के जो गीत होते हैं, संस्कार गीत होते हैं, उनमें क्रम पूछा जाता है। जैसे ये जन्म संस्कार गीत है, तो इसमें क्रम से पूछा जाएगा पहले किसको गाया जाता है, फिर बाद में। वैसे विवाह गीत भी एक संस्कार गीत है, तो उसमें भी क्रम पूछा जाता है गीतों का। तो यहाँ सोहर गीत के क्रम को दिया गया है। सोहर गीत के अंतर्गत कौन कौन से गीत किस क्रम में गाए जाते हैं? तो सबसे पहले होता है सुकून गीत, दूसरा सधौरी गीत, तीसरा व्यथा गीत, चौथा है भार पीड़ा गीत, फिर पांचवा प्रसव गीत, फिर छठवां मधुर पीपर गीत और सातवां देवरानी जेठानी गीत। तो ये सभी क्रम है सोहर गीत के। सोहर अर्थात बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाले गीत को सोहर गीत कहेंगे। तो सुकून, जब से बच्चा जब गर्भ में आता है तब गाया जाता है इसे। गर्भ में आने के बाद सधौरी जो है, लगभग 7 महीने जब हो जाता है बच्चे को गर्भ में, तब गाया जाता है सधौरी गीत। उसके बाद फिर व्यथा गीत, भार पीड़ा गीत, ऐसे इसका क्रम चलते रहता है अंत तक के, देवरानी जेठानी गीत तक के, बच्चे के 60 संस्कार होने तक के चलते रहता है। तो ये सोहर गीत है। अब देखिए, इसमें से कुछ कुछ गीतों का यहाँ व्याख्या किया गया है। तो यहाँ दिया हुआ है सधौरी गीत। तो सधौरी गीत क्या होता है? यह स्त्री प्रथम गर्भ धारण करती है तो गर्भावस्था के 7वें माह के बाद और 9वें माह के पूर्व, 7वें माह और 9वें माह के बीच में सधौरी संस्कार किसी शुभ दिन के में संपन्न किया जाता है। तो सधौरी संस्कार किया जाता है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं रहता है। 7वें माह के बाद और 9वें माह के पहले जो है, यह संस्कार पूरा किया जाता है। इस संस्कार में क्या होता है? मायके से वाले सधौरी भेजते हैं। सधौरी में क्या क्या होता है? वस्त्र, आभूषण और पकवान होते हैं। ये सब मायके वाले भेजते हैं। इसमें गर्भवती स्त्री के मायके से 7 प्रकार के पकवान आते हैं। 7 प्रकार के पकवान आते हैं। तो ये सधौरी जो संस्कार है, उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। और उसी समय जो गीत गाया जाता है, उसे सधौरी गीत कहते हैं। सधौरी संस्कार के दौरान गाए जाने वाले गीत को। अगला दिया है सोहर गीत। तो सोहर गीत देखे हैं, बच्चे के जन्म समय गाया जाने वाला गीत को सोहर गीत कहेंगे। इसके ये 7 चरण दिए हुए हैं। बधाई गीत, यह शिशु के जन्म के 6ठे दिन बधाई संस्कार मनाया जाता है। 6ठे दिन बधाई संस्कार या इसे छठी संस्कार भी कहा जाता है। शिशु के जन्म पर स्त्रियां बधाई गीत गाती हैं। ठीक, तो शिशु जन्म पर गाया जाता है बधाई गीत को। अगला है लोरी गीत। लोरी गीत बच्चों को सुलाने के समय गाया जाने वाला गीत है। तो लोरी आप सबको पता है। बरुआ गीत, यह उपनयन संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत है। तो यह भी बच्चों से संबंधित है। जब उनका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार कब होता है? जब उनका शिक्षा प्रारंभ किया जाता है, शिक्षा, तब यह उपनयन संस्कार होता है, तब बरुआ गीत गाया जाता है। तो यह बच्चों से संबंधित गीत है, जन्म संस्कार से संबंधित गीत। चलिए, अब इसके बाद दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में विवाह गीत। तो विवाह संस्कार से संबंधित गीतों को यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। 3 दिन में संपन्न होने वाले विवाह संस्कार को 3 तिलिया कहते हैं और 5 दिन में संपन्न होने वाले विवाह को 5 तिलिया कहा जाता है। तो 2 प्रकार के विवाह होते हैं, 3 दिन को 3 तिलिया और 5 दिन वाले को 5 तिलिया। यह प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में स्वीकृत मानी गई है, अतः आज भी इसी रूप में प्रचलन है इनका। ठीक, अब यहाँ विवाह संस्कार के अंतर्गत जो जो रस्म होते हैं, उन्हीं में जो विशेष रस्मों में गीत गाया जाता है, उन्हीं के नाम पे गीत का होता है। विवाह के जो गीतों हैं उनका नाम रहता है। जैसे पहले चुलमाटी होता है, तो चुलमाटी में ही चुलमाटी गीत है। तो देखिए, चुलमाटी को विवाह का प्रारंभ माना जाता है। इसमें सुवासिन कौन होते हैं? वर की भाभी हो सकती है, बहन या बुआ। तो वर के पक्ष के भाभी, बहन या बुआ, ये सब शामिल रहते हैं सुवासिनी में। विवाह में उपयोगी चूल्हों के लिए मिट्टी लाने के लिए गांव के बाहर किसी नदी या तालाब के किनारे जाती हैं। तो मिट्टी लाते हैं चुलमाटी के दिन। मिट्टी खोदते समय सुवासिनी समेत स्वरों में, तो सभी सुवासिन एक साथ जो है समेत स्वरों में
जिस गीत को गाते हैं उसे ही चुलमाटी गीत कहते हैं। तो इस चुलमाटी गीत का गायन मिट्टी खोदते समय किया जाता है। अगला है मंगरोहन। तो इसमें याद रखिए इसका क्रम पूछा जाता है, पहले चुलमाटी हो गया, फिर दूसरा मंगरोहन। मंगरोहन यह विवाह संस्कार से संबंधित गीत है। मंगरोहन मंगल काष्ठ होता है। तो मंगरोहन क्या होता है? मंगल। तो मंगल काष्ठ अर्थात लकड़ी। तो विवाह के दौरान मंगल कामना हेतु किए जाने वाले काष्ठ का प्रयोग होता है। इसकी भूमिका विवाह के साक्षी के रूप में किया जाता है। तो यह विवाह का साक्षी होता है मंगरोहन काष्ठ। यह गीत मंगरोहन गाड़ते समय गाया जाता है। मंगरोहन गाड़ते समय जिसमें लकड़ी की मानव आकृतियां को मंडप में के नीचे गाड़ते हैं। तो लकड़ी के पहले मानव आकृतियां बनाते हैं, उसे गाड़ा जाता है मंडप के नीचे। ठीक, देखें मैदानी इलाकों में मंगरोहन महुआ वृक्ष के डालों से गढ़ते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में महुआ वृक्ष से, और देखिए बस्तर क्षेत्र में सरई का भी प्रयोग किया जाता है। तो बस्तर या सरई दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा भी गया था बस्तर क्षेत्र के लिए, जो प्रश्न में दोनों ऑप्शन था इसलिए उसे विलोपित किया गया था। आगे चलिए, आगे है तेल चग्घी। तो मंगरोहन के बाद होता है तेल चग्घी। तो तेल चग्घी क्या होता है? चुलमाटी के उपरांत हरिद्र लेपन का कार्य शुरू होता है। हरिद्र लेपन मतलब हल्दी का लेपन लगाते हैं, जिसे तेल चग्घी कहा जाता है। तो जो वर या वधू होते हैं, वर वधू दोनों के ऊपर हल्दी का लेपन किया जाता है चुलमाटी होने के बाद से, उसे ही तेल चग्घी कहते हैं। यह कार्य वर वधु दोनों पक्षों द्वारा किया जाता है। तो बताया कि दोनों पक्षों में होता है, वर और वधु दोनों के ऊपर तिल चग्घी होता है, हल्दी का लेपन होता है। अगला है मायन गीत। तो मायन गीत मायन के समय गाया जाने वाला गीत को मायन गीत कहते हैं। इस दिन अपने कुल देवताओं की पूजा की जाती है। तो मायन गीत जो है, मायन तिलचग्घी के बाद आ जाएगा मायन। तो मायन के समय गाया जाता है। ये मायन जो है विवाह संस्कार में अपने देवी देवताओं की पूजा का संस्कार होता है। अगला है नहडोरा। तो देखिए नहडोरा गीत, यह रस्म वर वधु दोनों पक्ष में होता है, जिसमें नहडोरा अर्थात नहलाने के बाद डोरी, जो इस डोरी को बांधते हैं उस डोरी को कहते हैं कंकन। कंकन बांधा जाता है। तो दोनों में नहडोरा का मतलब होता है नहलाना। वर और वधु दोनों को नहलाया जाता है, फिर इनके हाथ में डोरी बांधा जाता है। ठीक, उस डोरी को क्या कहते हैं? कंकन। इस रस्म में वर एवं वधु के सिर के ऊपर पर्रा के में पानी भर 7 चुकिया रखकर हिलाते हैं। तो पर्रा बांस की लकड़ी से बना रहता है पर्रा, उसी के ऊपर पानी रखते हैं, जो 7 चुकिया में रखा जाता है पानी, और उस पानी से जो है वर और वधु दोनों के सिर से उनकी नजर उतारने के समान रहता है ये। आगे देखिए, छठवा है मौर सौंपनी। मौर सौंपनी क्या होता है? यह रस्म बारात प्रस्थान के पूर्व किया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा दीपक को साक्षी मानकर मौर मुकुट में दोनों हाथ रखकर सौंपते हुए दूल्हे को आशीर्वाद दिया जाता है। तो दूल्हे को दुल्हन लाने के लिए आशीर्वाद देके जो भेजते हैं महिलाओं द्वारा, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा मौर मुकुट पहना करके दूल्हे को जो आशीर्वाद देकर भेजा जाता है, उसे मौर सौंपनी कहते हैं। तो मौर सौंपनी। अगला फिर होता है बारात प्रस्थान। तो बारात की पूरी तैयारी हो जाने के पश्चात सभी बाराती सज धज कर रवाना हो जाते हैं। सुवासिनी उनको विदाई देती हुई गीत गाना प्रारंभ कर देती हैं। इन गीतों में वर के पूर्व अनुराग का चित्रण मिलता है, उसके मनोभावना का सूक्ष्मांकन इन गीतों की विशेषता है। तो जो वर होता है उसके विवाह के पहले जो उसके मन में चल रहता है, उसी को ही प्रदर्शित करने के लिए सुवासिन जो है गीत गाती हैं बारात प्रस्थान हेतु। अब आगे देखिए नकटा नाच। तो ये नकटा नाच देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध है नकटा नाच। तो नकटा नाच क्या होता है? बारात प्रस्थान होने वाली रात में वर के घर में महिलाओं द्वारा नाच गाना किया जाता है। तो ये वर पक्ष में महिलाओं द्वारा नाच गाना किया जाता है। यह अत्यंत गोपनीय और आत्मीय आयोजन है, जिसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, क्योंकि पुरुष सभी जो है बारात के लिए चले जाते हैं, बारात प्रस्थान किए रहते हैं। तो सभी महिलाएं जो हैं, इसमें स्वयं महिलाएं पुरुषों को रूप बनाकर हास परिहास करती हैं और मनोविनोद करती हैं। तो देखिए हास परिहास और मनोविनोद कला में विधा से संबंधित है। तो हास परिहास और मनोविनोद करते हैं यहाँ महिलाओं द्वारा। यह बहुत गोपनीय होता है, इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। तो वर पक्ष के महिलाओं द्वारा नकटा नाच किया जाता है। चलिए अगला देखिए परघौनी गीत। तो परघौनी गीत में क्या होता है? बारात के स्वागत के समय गाया जाने वाला गीत है ये परघौनी गीत। बारात कन्या की गांव में पहुंच जाते हैं। बारात की परघनी को देखने की उत्सुकता कन्या पक्ष वालों के मन में होती है। कोई स्त्री छत पर चढ़कर देखती है, तो कोई देहरी निकाल कर देखती है। तो सब बारात देखने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए जिस गीत को गाते हैं वह होता है परघौनी गीत। हम परघौनी देखे थे बैगा जनजाति में, परघौनी देखे हैं इसे परघौनी गीत या परघौनी नृत्य को। तो ये
ये यही है सेम बारात के स्वागत के समय किए जाने वाला गीत है। आगे देखिए भड़ौनी गीत। तो भड़ौनी गीत कब होता है? खाने के समय होता है। वर और वधु पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाता है इस भड़ौनी गीत को। तो खाने के समय वर वधु दोनों पक्ष के द्वारा जो है हास परिहास से गाया जाता है। इसमें हास परिहास के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हास परिहास बना रहे। आगे देखिए टिकावन। टिकावन क्या होता है? यह नव दंपति के उपहार दिया जाता है। इसमें नव दंपति को जो उपहार दिया जाता है, जो आए हुए मेहमान रहते हैं उनके द्वारा वर पक्ष वधु पक्ष के द्वारा ज्यादातर दिए जाते हैं, वह टिकावन कहलाता है। तो वधु पक्ष के द्वारा दिए गए उपहारों को टिकावन कहेंगे। तो ये टिकावन परंपरा रहता है। इस अवसर पर कन्या पक्ष वाले यथाशक्ति अपने दामाद बेटी को भेंट देते हैं। तो देखिए कन्या पक्ष वाले ही अपने दामाद बेटी को भेंट देते हैं। इसमें टिकावन के रूप में वधु के मामा पक्ष, तो ये वधु के मामा पक्ष का बहुत महत्व रहता है। उनके द्वारा मामा पक्ष द्वारा पचहर दाइज दिया जाता है। तो पचहर का दाइज दिया जाता है, जिसमें पचहर किसे कहते हैं? पीतल और कांसे के 5 प्रकार के बर्तन होते हैं, उसे पचहर कहते हैं। पीतल और कांसे का रहेगा 5 प्रकार के बर्तन, उसे पचहर कहते हैं। और मामा पक्ष के लिए यह भेंट करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये मामा पक्षी क्या देते हैं? पचहर देते हैं। ठीक, तो ये भी टिकावन के अंतर्गत ही शामिल है। अगला देखिए भांवर। भांवर फेरा लेते समय गाए जाने वाले गीत को भांवर गीत कहेंगे। तो फेरा अर्थात भांवर कहते हैं इसे, उस समय गाने वाले गीत को भांवर गीत कहेंगे। 7 फेरे के पड़ते ही विवाह की रीति संपन्न मानी जाती है। तो 7 फेरे के बाद संपन्न हुआ। भांवर के अनुष्ठानिक कार्य के साथ पंडित द्वारा मंत्र उच्चारण किया जाता है। एक प्रचलित लोकगीत में बताया गया है कि भांवर की बेला अब आ गई, वर वधु एक गांठ में जुड़ गए, वे फेरा लगाना प्रारंभ करते हैं तथा सुवासिनी एवं अन्य महिलाएं कोमल कंठों से गीत गायन करती हैं। तो जब फेरा लगता है उस समय जो है सुवासिन और अन्य महिलाओं द्वारा यह भांवर गीत गाया जाता है। अगला है विदाई या गौना। तो यह पठौनी गीत गाई जाती है। विदाई गीत या फिर इसी को पठौनी गीत कहा जाता है। तो विदाई या गौना के समय जाने वाले गीत को पठौनी गीत कहते हैं। देखिए इसका नाम गौना भी है, गौना को भी याद रखना है। विदाई को गौना कहते हैं या इसी को पठौनी कहते हैं। इन गीतों में कन्या और कुटुंबजनों की मनोदशा का हृदय विदारक चित्रण मिलता है। तो कन्या और उनके कुटुंबजनों का विदाई के समय जो हृदय विदारक चित्रण मिलता है वह पठौनी गीत या गौना गीत में दिखाई देता है। फिर देखिए ये हो गए हमारे विवाह के रस्म, और एक और दिया हुआ है पहमी गीत। तो पहमी गीत, इसका भी संबंध विवाह के समय गाए जाने वाले प्रमुख संस्कार गीत में शामिल है पहमी गीत। ठीक, तो इन 14 चरणों को आपको पूरा सीक्वेंस से याद रखना है। पहले क्या हुआ? चुलमाटी, दूसरा मंगरोहन, फिर तेल चक्घी, मायन होता है, नहडोरी, मौर सपना, बारात प्रस्थान, प्रस्थान के पश्चात घर की महिलाएं नट्टा नाच करती हैं। बारात प्रस्थान किए उनका परघौनी स्वागत किया जाता है बारात का। भड़ौनी गीत खाने के समय वर वधु पक्ष द्वारा हास परिहास। टिकावन। टिकावन देखिए टिकावन कब होता है? भांवर से पहले होता है टिकावन। तो इसे याद रखना है, भांवर से पहले टिकावन होता है, उसके बाद भांवर होता है। फिर भांवर हुआ, भांवर के बाद फिर विदाई या गौना, लास्ट रहता है पहमी गीत। ठीक, तो एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, इस राज्य में विवाह संस्कार गीतों का क्रम जमाइए। तो क्रम क्या है? पहले परघौनी, भड़ौनी, टिकावन और भांवर। तो इन चारों को दिया गया था, इनका क्रम पूछा गया था। तो परघौनी के बाद भड़ौनी, भड़ौनी के बाद टिकावन, टिकावन के बाद भांवर है। देखिए विवाह संबंधित और क्या अन्य रस्म हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए देवतला होता है एक विवाह संबंधी रस्म। देवतिला या देवतला, लोग देव को हल्दी चढ़ाने जाते हैं जिससे कि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए देवतला घूमते हैं। दूसरा है माय मोरी या मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना, पितरों का संस्मरण कर पकवान बनाते हैं। तो दूसरा माय मोरी होती है जिसमें मातृ पूजन के लिए पकवान बनाया जाता है और पितरों को संस्मरण कर पकवान बनाया जाता है। तो पूर्वजों के लिए या आशीर्वाद लेते हैं तो उनके लिए पकवान बनाते हैं, यह माय मोरी कहलाता है। अगला है हरदियाही। हरदियाही खेलने पूरे गांव को आमंत्रण किया जाता है। सब एक दूसरे को पर हल्दी लगाते हैं और रंग लगाते हैं हरदियाही में। तो पूरे गांव को आमंत्रण करते हैं हरदियाही में। परछन। परछन क्या होता है? बारात प्रस्थान के पहले परछन होता है, इसमें महिलाओं द्वारा वर को आशीर्वाद दिया जाता है, परछन कहलाता है वो, बारात प्रस्थान के पहले। अगला है चौथिया। चौथिया, इसमें वधु पक्ष के लोग अपने संबंधियों को लेकर वर पक्ष के यहाँ आते हैं। तो विवाह के दूसरे दिन वधु पक्ष के लोग जो है कहाँ आते हैं? वर पक्ष के यहाँ आते हैं, वह क्या कहलाता है? चौथिया कहलाता है। और देखिए यहाँ पर जितने भी हम लोकगीत पढ़े हैं पिछले वीडियो में और अभी, उन सभी गीतों को यहाँ 2 वर्गों में बांट दिया गया है, एक नारी प्रधान गीत और दूसरा पुरुष प्रधान गीत। तो नारी प्रधान गीत में कौन कौन से गीत शामिल हैं? तो देखिए नारी प्रधान
प्रधान गीतों में संस्कार विषयक गीत के अंतर्गत जन्म गीत और विवाह गीत शामिल है। नित्य गीत में सुआ और भोजली गीत है। पर्व गीत में गौरा और सौनाही गीत। ऋतु गीत में बारामासी गीत, ददरिया गीत। अन्य गीत में लोरी गीत। तो ये सभी क्या है, नारी प्रधान गीत है। और पुरुष प्रधान गीत में कौन कौन से हैं, डंडा, कर्मा, मड़ई या नाचा गीत है। जातिगत गीत में देखिए बांस गीत, देवार गीत और रास गीत। धार्मिक गीत में भजन, जवारा। ऋतु गीत में बारह मासा, वर्षा गीत। तो ये सभी पुरुष प्रधान गीत हैं। इसके अलावा परंपरागत जाति कलाकार दिया हुआ है। तो परंपरागत जाति कलाकार कौन कौन से हैं, बसदेवा, प्रधान, देवार और भीमा। ये परंपरागत रूप से जाति कलाकार हैं जो लोकगीत गाते हैं। शौकिया गायकी कलाकार में कंवर, बंजारा और अहीर आते हैं। खेल गीत में कौन सा, अटकन बटकन, फुगड़ी, गेड़ी। ये सब क्या है, खेल गीत हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे विवाह संस्कार और जन्म संस्कार के संबंधित गीत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे। तो आगे अब दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गाथाएं। तो यहाँ एक टेबल दे दिया गया है, लोक गाथाएं कितने लोक गाथाएं जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं। देखिए इस वाले चैप्टर में बहुत सारा डिटेल देना रहता है, पर यहाँ जो है डिटेल नहीं दिया गया है इस चैप्टर में, लोक गाथाएं वाले में। अगर आपके पास इससे पहले के एडिशन का कोई बुक होगा तो आप उस बुक से एक बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आप ही को भेज दिया रहूँगा टेलीग्राम चैनल में, ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस एडिशन में जो है इसमें का दिया नहीं है ज़्यादा कुछ, तो आप उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ टेबल दिया हुआ है छत्तीसगढ़ प्रमुख लोक गाथाओं के संबंधित। तो इन लोक गाथाओं को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए टेबल में क्या है, छत्तीसगढ़ की लोक गाथा, उसके प्रकार, प्रधान पात्र कौन है और उसमें अन्य प्रमुख पात्र कौन कौन रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले है अहिमर रानी की गाथा। तो अहिमर रानी की गाथा, इसमें यह स्त्री प्रधान प्रेम गाथा है। इसमें अहिमर रानी जो है प्रधान पात्र होती है और जो राजा वीर सिंह इसमें प्रमुख पात्र है। तो राजा वीर सिंह उनकी पत्नी है अहिमर रानी। इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है अहिमर रानी की गाथा में। दूसरा है केवला रानी गाथा। इसमें स्त्री प्रधान प्रेम गाथा, यह भी इसमें केवला रानी इसमें प्रमुख पात्र है और किनकी पत्नी है, राजा मदन सिंह। हरदी के राजा है राजा मदन सिंह, उनकी पत्नी केवला रानी। इन दोनों का प्रेम गाथा केवला रानी की गाथा। अगला है रेवा रानी की गाथा। यह स्त्री प्रधान प्रेम गाथा है। इसमें रेवा रानी, जिसे पवन रेखा भी कहते हैं, यह जो है प्रधान पात्र है और यह राजा उग्रसेन दुमदुमी रक्ष, इसमें राजा उग्रसेन की पत्नी थी रेवा रानी, और इसमें एक खलनायक थे, दुमदुमी राक्षस खलनायक है इस स्टोरी का, रेवा रानी की गाथा का। अगला देखिए दसमत कैनी। दसमत कैनी यह भी स्त्री प्रधान गाथा है। यह दसमत ओढ़नीन इसमें प्रधान पात्र है। दुर्ग के राजा महमदेव इसमें प्रमुख पात्र में और हैं। फूल कुंवर की गाथा, यह स्त्री प्रधान वीर गाथा है। वीरांगना फूल कुंवर और राजा जगत की वीर गाथा है। देखिए तो फूल कंवर, अब यहाँ से देखिए वीर गाथा प्रारंभ होता है, तो फूल कंवर की गाथा वीर गाथा है। इसके प्रकार को आपको याद रखना है, जो भी प्रकार है। तो प्रेम गाथा में कौन कौन से आए, अहिमर रानी, केवला रानी, रेवा रानी और दसमत कैनी। फूल कुंवर कौन सा है, वीर गाथा है, स्त्री प्रधान वीर गाथा है। राजा वीर सिंह, तो राजा वीर सिंह की गाथा यह पुरुष प्रधान प्रेम गाथा है। तो इसमें मुख्य पात्र राजा वीर सिंह रहते हैं और अन्य में जादूगर योगी रहते हैं इसके पात्र। तो वीर सिंह की गाथा पुरुष प्रधान प्रेम गाथा है यह भी। अगला है ढोला मारू की गाथा। यह पुरुष प्रधान प्रेम गाथा है। इसमें ढोला और मारू का, ढोला इसमें का नायक रहता है, मारू इसकी नायिका रहती है। इसमें जादूगरनी, रेवा इसमें के खलनायक रहते हैं। इसको हम गीत के रूप में भी देखे हैं, ढोला मारू गीत। अगला है लोरिक चंदा, इसे चंदैनी गीत के रूप में देखे हैं। जैसे पुरुष प्रधान प्रेम गाथा है, इसमें नायक लोरिक रीवा का निवासी, नायिका चंदा आरंग के निवासी है। ये इसमें और कौन से, बावन वीर और बंठवा, इनका उल्लेख भी मिलता है। अगला देखिए फूलवासन, यह पौराणिक लोक गाथा है। तो पुराणों पर आधारित गाथाओं को पौराणिक लोक गाथा कहेंगे। तो फूलवासन पौराणिक लोक गाथा है। इसमें माता सीता और लक्ष्मण के संवाद का वर्णन मिलता है। भैरागढ़ के राजा लाल केवरा का भी वर्णन इसी फूलवासन की कहानी में मिलता है। फिर अगला देखिए सरवन गाथा, यह पौराणिक लोक गाथा है। इसमें सरवन कुमार और राजा दशरथ का वर्णन मिलता है। पंडवानी गायिका, पंडवानी यह भी पौराणिक लोक गाथा है। इसमें भीम प्रमुख पात्र होते हैं, भीम इसके नायक रहते हैं और द्रौपदी इसकी नायिका रहती है। अन्य पात्र में सभी पांडव, कुंती, शेष पांडव इसमें सम्मिलित रहते हैं। अगला देखिए भरथरी, इसे भी पढ़े हैं भरथरी गीत के रूप में। तो यह पौराणिक लोक गाथा है। यह राजा भरथरी और रानी पिंगला का वैराग्य गाथा है। तो यह वैराग्य से संबंधित है।
अगला देखिए कल्याण साय की गाथा। तो कल्याण साय की गाथा क्या है? वीर गाथा है। कल्याण साय गोपाल राय मुगल सम्राट जहांगीर, इनका वर्णन मिलता है। वही सेम गोपल्ला गीत, यह भी वीर गाथा है। इसमें प्रमुख जो है वीर गोपाल राय रहते हैं। कल्याण साय मुगल सम्राट अकबर का वर्णन मिलता है। गुजरी गहरीन की गाथा। गुजरी गहरीन की गाथा यह भी वीर गाथा है। देखिए गुजरी गहरीन की गाथा, वीर गाथा। गुजरी एवं चंद्रावल, मिर्जा पठान, इसमें अन्य पात्र में मिर्जा पठान है। गुजरी और चंद्रावल की यह वीर गाथा है। सीताराम नायक नगेसर कैनी, सीताराम नायक और नगेसर कैनी वीर गाथा है। इसमें सीताराम नायक रहता है और नगेसर कैनी इसमें के प्रमुख पात्र है। यह रतनपुर एवं मल्हार का वर्णन मिलता है। अगला है कुंवर अछरिया, यह वीर गाथा है। इसमें कुंवर अछरिया, सांवर कैना और कनवा दिगंबर का वर्णन मिलता है। राय सिंह का पवारा वीर गाथा, राय सिंह और कोकराय लक्ष्मी नारायण जिसे लच्छू नेगी कहते हैं उनका वर्णन मिलता है। आल्हा उदल या घोड़ा नाच भी कहते हैं इसे, आल्हा उदल यह वीर गाथा है। आल्हा और उदल दो सेनापति होते हैं। आल्हा उदल उनका वर्णन है। आल्हा उदल के भाई आल्हा उदल और उनके भाइयों का वर्णन मिलता है इसमें आल्हा उदल में। तो वीर गाथा है। अगला है देवी गाथा, यह धार्मिक लोक गाथा है। देवी की महिमा का वर्णन मिलता है। मुगल सम्राट अकबर एवं बीरबल का वर्णन मिलता है। यह देवी गाथा है। लक्ष्मण जति, लक्ष्मण जति क्या होता है? अद्भुत लोक गाथा है। यह यहाँ जो प्रमुख पात्र है लक्ष्मण, इसके अलावा इंद्र की बेटी कमला। तो लक्ष्मण जति लक्ष्मण नायक है और इसमें इंद्र की बेटी कमला नायिका रहती है। तो इनका वर्णन मिलता है लक्ष्मण जति में। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गाथा हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें और भी कुछ विभाजित किए गए हैं लोक गाथाओं को, आदिमकालीन लोक गाथाओं को। तो यहाँ डिटेल दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में कथानक की प्रधानता पाई जाती है, किंतु इनकी विशेषताओं में गीता अर्थात गीत भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की इन लोक गाथाओं का विषय विविध है, फिर भी इनमें प्रेम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। साथ ही जीवन के संघर्ष, वीरता, चमत्कार और अलौकिकता का रोचक वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। तो देखिए लोक गाथाओं का वर्गीकरण, सबसे पहले आदिकालीन लोक गाथाएं। आदिकालीन लोक गाथा में कौन है? प्रेम प्रधान गाथाओं में देखिए अहिमर रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा और रेवा रानी की गाथा प्रेम प्रधान गीत है। वीर गाथा में राजा वीर सिंह की गाथा है। धार्मिक और पौराणिक गाथाओं में फूलबासन की गाथा, पंडवानी गाथा, ये धार्मिक और पौराणिक गाथाएं हैं। देखिए फूलबासन की गाथा ये पूछा गया था प्री 2021 में। तो जीपीएससी प्री 2021 में फूलबासन की गाथाओं का ये पंक्तियां दिया गया था और पूछा गया था यह किस गाथा से संबंधित है। तो देखिए फूलबासन की गाथा का बोल क्या है? बड़ सईताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मुंगन के दार पकाई, बिगन सिकुन के पतरी बना। तो ये जो है लक्ष्मण और सीता के बीच संवाद चल रहा है। ये फूलबासन की गाथा है। यह इसमें फूलबासन एक राजा की बेटी रहती है जो तालाब में जाके फूल बन के रहती है, उस फूल का नाम फूलबासन रहता है। तो उसी के पर यह गाथा बना हुआ है। इसमें सीता और लक्ष्मण का संवाद देखने को मिलता है। तो उसी संवाद की पंक्तियों को प्रश्न में दिया गया था। चलिए अब आगे देखिए आदिकाल हो गया। अब हम मध्यकालीन लोक गाथाओं का वर्गीकरण देखिए। तो मध्यकालीन में प्रेम प्रधान गाथाओं में लोरिक चंद की गाथा और ढोला मारू की गाथा है। वीर गाथा में फूल कुंवर की गाथा और गोपल्ला गीत है। धार्मिक एवं पौराणिक गाथाओं में देवी की गाथा, सरवन की गाथा, नगेसर कैनी की गाथा, दसमत कैनी, कल्याण साय की गाथा, राय सिंह पवार, आल्हा उदल, सीताराम नायक, भैरव और रसालू, ये सब धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं हैं। तो इनके प्रकारों को पूछा जाता है, ये सब भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए गाथा, इसका डिटेल दिया नहीं है मेरे पास है, होगा पिछले वाला, तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इनकी गाथाओं को आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब आगे यहाँ दिया हुआ है लोक नृत्य। तो अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, फोक डांस। तो देखिए सबसे पहला है राउत नाचा। तो देखिए इससे पहले हम जनजाति पढ़े हैं, उसमें जनजातियों का लोक नृत्य लोकगीत पढ़े हैं। अब ये जो है किनका है? पूरे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है और लोकगीत हैं। तो हम अभी छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं। इनका प्रश्न भी अलग अलग पूछा जाता है, जनजातियों के संबंध में अलग और पूरे छत्तीसगढ़ के संबंध में लोकगीतों को अलग पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राउत नाचा को। तो राउत नाचा को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसे गहिरा नाच भी कहते हैं या इसे अहिरा नाच भी कहते हैं। यह दीपावली उत्सव के दौरान किया जाता है इस नाच को। यह नृत्य कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलता है। तो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होता है और एक पखवाड़े तक चलने वाला नाच है यह।
इसका प्रतीक भगवान कृष्ण को पूजा के प्रतीक के रूप में पूजा किया जाता है। तो भगवान कृष्ण पर आधारित है राउत नाचा। पौराणिक कथा है कि श्री कृष्ण के द्वारा अन्यायी मामा कंस के वध के बाद यह नृत्य विजय के प्रतीक स्वरूप प्रारंभ किया गया था। तो कंस के वध के पश्चात जो है विजय के प्रतीक स्वरूप इस नृत्य को किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें गढ़वा बाजा रहता है। तो गढ़वा बाजा के अंतर्गत बहुत सारे वाद्य यंत्र रहते हैं। तो इसके अंतर्गत बांसुरी रहता है और बहुत सारे बाजा रहते हैं। अभी देखेंगे वाद्य यंत्र, उसमें देखेंगे कि गढ़वा बाजा में और क्या क्या शामिल रहते हैं। ठीक, अगला है इसमें कलाकार। तो इसमें कलाकार कौन होते हैं? तो यह नृत्य राउत जाति द्वारा किया जाता है। तो राउत जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। तो सिर्फ यह पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान नृत्य है यह राउत नाचा। पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश धारण कर नृत्य करने का भी प्रचलन है। तो महिला वेश धारण किए रहते हैं और उन्हें परी कहते हैं। तो परी कहते हैं उन्हें जो महिला वेश धारण किए रहते हैं। इस नृत्य में राउत जाति के लोग विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। इसमें हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते एवं नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पैरों की थिरकन व लय का विशेष महत्व रहता है। संदर्भ: दोहे श्रृंगार, प्रेम, हास्य तथा पौराणिक संदर्भ के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें दोहे का प्रयोग किया जाता है, हास्य प्रहास किया जाता है और पौराणिक अर्थों में दोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इसके संदर्भ में देखा जाता है। इसका प्रदर्शन जो है शौर्य कलात्मक रहता है। तो शौर्य प्रदर्शन के स्वरूप के रूप में देखा जाता है राउत नाचा को। इसमें शौर्य प्रदर्शन किया जाता है नृत्यकों द्वारा। इसमें प्रमुख रस्म होता है माता त्योहार। तो माता त्योहार राउत लोग मनाते हैं माता त्योहार को। इसमें सुहाई बांधना होता है। सुहाई बांधना दूसरा है। सुहाई बांधना यह पलाश एवं मोर पंख की बनी एक रस्सीनुमा संरचना होती है जिसे जानवरों के गले में बांधा जाता है। तो सुहाई बांधना और माता त्योहार ये दोनों का संबंध भी राउत जाति के राउत नाचा से होता है। राउत नाचा की दोहे देख लीजिए। तो यहाँ एक दोहा का वर्णन दिया हुआ है। तो दोहा क्या है? जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देबो आशीष, अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरीस। तो ये जो है दोहा है। तो इसका संबंध किससे है? राउत नाचा से। तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि यह दोहा जो है किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह दोहा किससे संबंधित है? राउत नाचा से। देखिए दोहा क्या होता है? नृत्य के दौरान एक के द्वारा दोहा बोला जाता है और अन्य सभी द्वारा पुनरावृत्ति करते हुए गढ़वा बाजा की धुन पर नाचते हैं। तो कोई एक दोहा बोलता है तो उसका फिर से ये लोग दोहराते हुए गढ़वे नाचे पे नाचते हैं। आगे देखिए राउत नाचा महोत्सव। तो छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव कहाँ का जब सबसे ज्यादा फेमस है? बिलासपुर का राउत नाचा महोत्सव। इसका प्रारंभ 1978 में किया गया था। 1978 में राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में प्रसिद्ध है। और बिलासपुर में कहा? लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में प्रसिद्ध है। तो वहां आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। यह कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी के समय आयोजित किया जाता है। एक दिन पहले। तो यह लगभग 1, 2 और 3 दिन से रहता है। 1 से 3 दिन तक के रहता है ये राउत नाचा महोत्सव। अभी इस वर्ष 2024 में हुआ था वह जो है 47वां संस्करण है राउत नाचा महोत्सव का। तो 47वां संस्करण है। इसे आपको याद रखना है। ये करेंट अफेयर में भी रहता है। तो इसके से प्रश्न भी पूछा जाता है। 2024 का 47वां क्रम का संस्करण है। और इससे पहले का जो है कितना? 1978 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक। तो करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी प्रथम स्थान किसे मिला है, द्वितीय स्थान किसे मिला है, तृतीय स्थान किसे मिला है। तो उसका भी प्रश्न बनता है। चलिए तो ये हो गया राउत नाचा। अब दूसरा देखिए फोक डांस में सुवर नृत्य या गौरा नृत्य कहा जाता है इसे। देखिए सुवर नृत्य और गौरा नृत्य को और क्या नामों से जाना जाता है? तो यह गौरा नृत्य या तोतर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तोतर नृत्य भी कहते हैं या गौरा नृत्य कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य। तो मुकुटधर पांडे जी ने इसे सुवर नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। यह दीपावली के अवसर पे किया जाता है। यह नृत्य गीत कार्तिक कृष्ण पक्ष से आरंभ होकर दीपावली के पूर्व तक चलते रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष से दीपावली के पूर्व तक। इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है। इसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थापटी बजाकर नृत्य करते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार होता है। यहाँ तोते का क्या बना लिए रहते हैं? मिट्टी के तोते बना रहते हैं। उसी के चारों ओर जो है हाथ से थापती बजाते हुए नृत्य करते हैं। दोनों तोतों को शिव पार्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। तो दोनों तोते को क्या कहा जाता है? शिव पार्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। सुवगीत में क्या क्या बोल होते हैं? तो हम पहले लाइन को इससे पहले भी देख लिए हैं। सुवगीत जब पढ़े थे तो सुवगीत में देखिए यहाँ 4 पंक्ति दिया गया है सुवगीत का, उसे भी देख लीजिए।
तो क्या रहता है, तरी हरी ना नरी ना रे सुवना, कैसे के बन गे ओहा निर्मोही रे सुवना, कौन बैरी राखे बिलमाए जोगी, अस झोइला में झर झर गेहूं रे सुवना। तो ये जो है सुहाग गीत में जो है स्त्री जो है अपने प्रेमी के प्रति अपने जो सुख दुख जो भी भाव है उनको प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। तो यह जो है महिला प्रधान गीत और नृत्य है, सुहाग नृत्य। अब यहाँ देखिए एक यहाँ बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए इसे। तो देखिए द गौर किसे बोला जाता है, बाइसन हार नृत्य को द गौर कहा जाता है। तो गौर तीन चीजों को होता है, गौर बाइसन हार नृत्य है, ठीक, गौर नृत्य। और दूसरा है गौरा, तो गौरा सुगर नृत्य को गौरा कहते हैं। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो गौरा नृत्य है, सुगर नृत्य। और गौरा गौरी एक पर्व है, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व गौरा गौरी, तो यह एक पर्व होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। तो फोक डांस के लिए प्रयोग होता है वो गौरा है, सुगर नृत्य या इसे गौरा नृत्य भी कहते हैं। चलिए फिर अगला है पंथी नृत्य। तो फोक डांस में अगला है पंथी नृत्य। इसका संबंध है संत गुरु घासीदास से संबंध है पंथी नृत्य का। यह सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य को। इसकी शुरुआत नृत्य की शुरुआत गुरु वंदना से होती है। तो गुरु वंदना पहले करते हैं, नृत्य से पहले गुरु वंदना। इसके प्रमुख कलाकारों में स्वर्गीय देवदास बंजारे, दूसरा है राधे श्याम बारले। देवदास बंजारे और राधे श्याम बारले जी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और देवदास बंजारे जी का पंथी नृत्य को विश्व प्रसिद्ध कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए इसमें वाद्य यंत्र में दो मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पंथी नृत्य में। पंथी गीत भी होता है। इस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। तो कलाबाजी करते हुए पिरामिड बना के जो है नृत्य करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पिरामिड बना रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और कलाकृति करके कलाबाजी करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में गति और लय का समन्वय नर्तकों की गति हाव भाव में देखा जा सकता है। तो सब जो है एक साथ समन्वय बना के गति के साथ करते हैं। मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी उठाता है और अन्य नर्तक उसे दोहराते हुए तेजी से नाचते हैं। ठीक, तो इस प्रकार पंथी नृत्य किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में से एक है। अब देखिए अगला है तेरा ताली नृत्य। तो ये कुछ नया लग रहा है आपको, तेरा ताली नृत्य। अगला है झिरझिट्टी नृत्य। तो ये ऐड हुए हैं अभी नया। तो देखिए तेरा ताली नृत्य क्या होता है, यह महिला नर्तक द्वारा किया जाता है। तो महिला नर्तक द्वारा किया जाता है तेरा ताली। इस नृत्य में महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती है। तो मंजीरा को पूरे शरीर पे बांधकर नृत्य किया जाता है। पूरे नृत्य अनुष्ठान में कलाकारों द्वारा ताली थाप बजाया जाता है। तो यहाँ ताली थाप बजाया जाता है और मंजीरा को पूरे शरीर में बांध लिया जाता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है तेरा ताली नृत्य। अगला है झिरलिटी नृत्य। झिरलिटी नृत्य, तो झिरलिटी नृत्य में क्या होता है, यह बस्तर क्षेत्र का लोक नृत्य है, बस्तर क्षेत्र का है झिरलिटी नृत्य। सामान्य बच्चों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बच्चे फटे पुराने और घिसे पीटे परिधान पहनते हैं। तो फटे पुराने और घिसे पीटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अपने चेहरा को रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हुए दिखते हैं कि शायद पहचान न आए, उसके लिए ऐसा करते हैं। इसी ही क्या कहते हैं, झिरलिटी नृत्य, क्योंकि बच्चों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसीलिए इसे झिरलिटी नृत्य कहते हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य। चलिए तो देखिए लोक नाट्य क्या होता है। लोक नाट्य में नृत्य, गान व अभिनय सभी का समावेश होता है। तो लोक नाट्य, इसमें नृत्य भी देखने को मिलेगा आपको, गान भी मतलब गीत भी देखने को मिलेगा आपको, और अभिनय भी देखने को मिलेगा। तीनों का समेष हो तब वो क्या कहलाता है, लोक नाट्य कहलाता है। जो सामान्यतः समारोह के रूप में या कुछ स्थानीय कृतियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एक नाट्य मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य का विवरण इस प्रकार है। तो देखिए सभी नाट्यों का विवरण दिया गया है। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में तीन मुख्य लोक नाट्य है। पहला तो है ये नाच हो गया, ठीक, पहला नाच, और दूसरा क्या होता है, गम्मत, और तीसरा है रहस। ठीक, तो ये तीन जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य है। इसके अलावा हमने लोक नाट्य में जनजातियों का लोक नाट्य देखा है, जिसमें हमने 4 लोक नाट्य दिखा था। कौन कौन सा, माओ पाटा लोक नाट्य, दूसरा भद्रा नाट देखा था, तीसरा हम खम्ब स्वांग देखे थे, खम्ब स्वांग, और चौथा दही कांदो। तो ये 4 नाट्य जो है जनजातीय विशेष के लिए है। तो ये जनजाति लोक नाट्य में पढ़ चुके हैं। इन
इनके अलावा, इन 7 के अलावा जो है पंडवानी को भी लोक नाट्य के रूप में देखते हैं। किसको? पंडवानी को भी लोक नाट्य के रूप में देखा जाता है। ठीक, तो इन सभी को हम लोक नाट्य मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोक नाट्य में नाचा, रहस और गम्मत, इन तीनों को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है नाचा को। तो इसे और क्या नाम से जाना जाता है? नाचा को इसे छैला पार्टी या छैला नृत्य या नचौरी कहा जाता है। छैला नृत्य या नचौरी कहा जाता है। नाचा स्वांग को बस्तर में झेरिया नाम से जाना जाता है। तो नाचा को बस्तर में क्या? झेरिया नाम से जानते हैं, झेरिया। ठीक, तो बस्तर में इसे झेरिया कहा जाता है। नाचा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित नोट नाट्य है। सबसे ज्यादा प्रचलित है नाचा। ग्रामीण अंचल में सर्वव्यापी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? पेखन। पेखन प्राचीन नाम है। इसका अर्थ है प्रेक्षण या देखना। तो देखना से बना है यह पेखन। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? मराठा काल में यह प्रारंभ हुआ, जो नाचा कहलाया है। तो मराठा काल से इसका प्रारंभ माना जाता है नाचा का। यह महाराष्ट्र के तमाशा के समान है। तो तमाशा महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। देखिए, तमाशा क्या है? महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। उसी के समान जो है ये नाचा भी है। तो नाचा और तमाशा का एक समरूप माना जाता है। अब इसमें कलाकार कौन कौन होते हैं देखिए। तो यह मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, परंतु अब महिलाएं भी नाट्य अभिनय करती हैं। अब महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। नाचा में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उसे नाच्य कहते हैं। तो नाचा में जो बने रहते हैं पुरुष महिला के रूप, वो नाच्य कहलाते हैं। नाचा में कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती हैं। इसमें जोक्कड़ एवं परी की अहम भूमिका रहती है। तो जोक्कड़ और परी दो और किरदार रहते हैं। नर्तकों की स्थानीय वेशभूषा रहते हैं। तो स्थानीय वेशभूषा में रहते हैं ये। आयोजन स्थल, यह गांव के चौपाल, मैदान, चौक चौराहा या सार्वजनिक स्थल पर इसका मंचन किया जाता है। इसका विषय क्या होता है देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विषय इसके। प्रहसन, व्यंग नाचा के मुख्य अवयव होते हैं। प्रहसन और व्यंग ये दोनों मुख्य अवयव होते हैं। इसके अलावा नाचा में सामाजिक कुरीतियों, समाज में व्याप्त बुराइयों, ढोंग इत्यादि को समाप्त करने का माध्यम भी माना जाता है। इसमें जो है उसका क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है समाज की कुरीतियां, बुराइयां और ढोंग के ऊपर। तो इससे, इसके माध्यम से उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, संवाद सभी तत्वों का समावेश होता है। तो गायन भी रहेगा, वादन, नृत्य, अभिनय और संवाद, इन 5 विधाओं का समावेश होता है। इसका स्वरूप क्या है? एक बैठे साज का रहता है, दूसरा खड़े साज का रहता है। तो वर्तमान में खड़े साज का जो है सर्वाधिक प्रचलित है। अब देखिए, नाचा के पितामह कहा जाते हैं दुलार सिंह मंदराजी। तो दुलार सिंह मंदराजी को नाचा के पितामह कहा जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी, जिसका नाम है रवेली नाचा पार्टी। तो रवेली नाचा पार्टी जिसके संस्थापक थे दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इसी कारण इन्हें नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो दुलार सिंह मंदराजी, अब याद रखना है इनको, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी इनका क्या है? ये नाचा के भीष्म पितामह है। चलिए, अब इसके आगे इसी में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी, नाचा से संबंधित संस्थान। तो कौन कौन से नाचा पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में कार्यरत हुए हैं उन्हें देखिए। तो सबसे पहला नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी। इसका वर्ष भी आपको याद रखना है, किस वर्ष में इसका बना था यह। तो 1928-29 में नवेली नाचा पार्टी बना था रवेली। यह दुलार सिंह मंदराजी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, 1951 में इसके संस्थापक थे रामचंद्र देशमुख। 1951 देहाती कला मंच, रामचंद्र देशमुख। अगला हिंदुस्तान थिएटर 1954 और नया थिएटर 1959। ये दोनों हबीब तनवीर के द्वारा स्थापित किए गए। 1954 में हिंदुस्तान थिएटर और 1959 में नया थिएटर। अगला देखिए चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। ये चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 में, यह दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा। तो रामचंद्र देशमुख का दो, एक देहाती कला पार्टी और दूसरा चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी है। अगला है सोन्हा बिहान। तो सोन्हा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर का है। तो दाऊ महासिंह चंद्राकर का है सोन्हा बिहान। अगला है चिन्हारी नाचा पार्टी। चिन्हारी नाचा पार्टी ये ममता चंद्राकर, जो महासिंह चंद्राकर की पुत्री है, इनकी बेटी ममता चंद्राकर, इनका है चिन्हारी नाचा पार्टी। ये ममता चंद्राकर अभी वर्तमान में खैरागढ़ जो संगीत विश्वविद्यालय है उनकी कुलपति है भी ममता चंद्राकर। तो बहुत सारे पुरस्कार भी जीत चुकी है ममता चंद्राकर। तो इनका पार्टी का नाम क्या है? चिन्हारी नाचा पार्टी। अगला देखिए मटेवा नाचा पार्टी। मटेवा नाचा पार्टी किनका है? नाइक दास और झुमुक दास। मटेवा, नाइक दास, झुमुक दास। सिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम। सिंगनी नाचा पार्टी है ठाकुर राम का। रायपुर लोक कला मंच, यह पी आर उराव। रायपुर लोक कला मंच पी आर उराव का। सिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम का।
अवंतिका, अवंतिका 1973-74 में बना था ये अवंतिका, यह मिर्जा मसूद द्वारा स्थापित किया गया था, मिर्जा मसूद। अगला है रंग छत्तीसा, यह रंग छत्तीसा किनका? पूनम विराट तिवारी, पूनम विराट तिवारी का है रंग छत्तीसा। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया हुआ है, चंदैनी गोंता नाचा पार्टी तथा लोरिक चंदा पार्टी दोनों अलग अलग नाचा पार्टी हैं। तो लोरिक चंदा अलग है, ये चंदैनी गोंता अलग नाचा पार्टी है। ठीक, तो याद रखेंगे आप इसे। तो इन टेबल को आपको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रवेली, दुलार सिंह मंदराजी, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा दोनों रामचंद्र देशमुख के हैं। और सोना बिहान महासी चंद्राकर के, हिंदुस्तान थिएटर, नया थिएटर हबीब तनवीर, चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर, मटेवा नाचा पार्टी नाइक दास झुगुक दास, सिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम, रायपुर लोक कला मंच पी.आर. उराव, अवंतिका मिर्जा मसूद, रंग छत्तीसा पूनम विराट तिवारी। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के नाचा पार्टी हैं और ये नाचा लोक नृत्य लोक नाट्य हो गया। अब दूसरा लोक नाट्य है रहस। तो देखिए इसे और क्या नाम से जानते हैं, इसे रहस लीला या रास लीला या यज्ञ कहा जाता है। तो रहस को रहस लीला, रास लीला या यज्ञ के नाम से जानते हैं। इसके प्रतीक में देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। तो रहस छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। अवसर होली के अवसर समय में इसका प्रदर्शन देखने को मिलता है। रहस लोक नाट्य का होली के समय में इसका विषय वस्तु यह राधा और कृष्ण की मनोहारी रासलीला का कथा छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो रासलीला जो राधा और कृष्ण का रासलीला उसी का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण छत्तीसगढ़ में रहस के नाम से जाना जाता है। इसमें पौराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमा बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की पांडुलिपियां प्रचलित है। तो छत्तीसगढ़ बाबू रेवाराम द्वारा पांडुलिपि में रहस का लिखा गया बुक है, वही जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित है रहस के लिए। अगला है स्वर्णिम काल। रतनपुर के हैहय वंशी राजाओं के शासन काल को रहस का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो कलचुरियों का शासन काल स्वर्णिम काल है रहस के लिए। इसमें कलाकार कौन होते हैं? विदूषक की भूमिका एक हास्य कलाकार के रूप में होती है। विदेशक होता है, विदेशक अर्थात जोकर होते हैं जो हास्य कलाकार होते हैं रहस के। प्रमुख कलाकार में कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह, बिलासपुर के मंझला महाराज। तो ये जो है प्रमुख कलाकार हैं रहस के। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह और अभी प्रचलित है मंझला महाराज। इसका प्रचलन मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित माना जाता है रहस को। नृत्य धमतरी जिले में रहस के दौरान मुख्य रूप से रहस नृत्य भी किया जाता है। तो धमतरी क्षेत्र में होने वाले रहस में नृत्य का भी आयोजित किया जाता है। आयोजन स्थल रहस के रंगमंच को बेड़ा या रास बेड़ा कहा जाता है। तो देखिए ये स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रहस का जहां रंगमंच रहता है, जहां रहस किया जाता है, उसे बेड़ा या रास बेड़ा कहा जाता है। नाटक के संचालन का कार्यभार रासधारी का होता है। तो रासधारी होता है जो इसका संचालन करता है। रहस प्रारंभ करने से पहले प्रतीक चिन्ह के रूप में एक खंभ गाड़ा जाता है जिसे थुन खंभ कहा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में खंभ गाड़ते हैं उसे थुन खंभ कहते हैं। इसके आयोजन का आरंभ उक्त प्रतीक खंभ से होता है। तो इसका आरंभ जो है खंभ से ही किया जाता है, खंभ पहले गाड़ा जाता है। आगे देखिए चितेर जाति के कलाकारों द्वारा गांव के विभिन्न स्थानों पर पौराणिक मूर्तियां स्थापित किया जाता है। तो चितेर जाति के लोग जो है यहाँ मूर्तियां बनाते हैं रहस के लिए। इसका आयोजन गांव में सामान्यतः रहस का आयोजन 7 से 9 दिन तक होता है। गायन इसमें गायक रास बेड़ा की प्रदक्षिणा करते हुए गाते हैं। तो जो रास बेड़ा बना हुआ है उसी का प्रदक्षिणा करते हुए गाते हैं। तो ये मंच बना हुआ है उसी रास बेड़ा कहा गया है। तो इसके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए गाना गाएगा। इसमें बीच में अर्थ बताने वाले को गुटकहा कहते हैं। तो देखिए गुटकहा क्या होता है, रास में बीच बीच में जो अर्थ बताएगा वही गुटकहा कहलाएगा। नृत्य करने वाले को नचकरहा कहते हैं। रासधारियों को पंडित कहते हैं। तो ये 3 मेन चरित्र पात्र रहते हैं इसमें, गुटकहा बीच बीच में अर्थ बताने वाला, नचकरहा नृत्य करने वाला और रासधारी पंडित कहलाता है। ठीक, अब देखिए रहस 2 के स्वरूप में दिखाई देते हैं छत्तीसगढ़ में। एक सवर्णों का रहस, सवर्ण का रहस और दूसरा सतनामी रहस। सवर्ण वर्ग के रहस और सतनामी वर्ग के रहस। तो देखिए इनमें अंतर क्या है, तो इनकी अवधि में पहले अंतर, सवर्णों का रहस 9 दिन तक चलता है और सतनामी का रहस 10 दिन तक चलता है। प्रधान यह भक्ति प्रधान रहता है और दूसरा यह जो है भक्ति के साथ साथ मनोरंजन का भी तत्व समाहित रहता है। सवर्ण रहस का मुख्य पात्र व्यास का किरदार ब्राह्मण द्वारा निभाया जाता है और सतनाम रहस में व्यास का किरदार जाति के किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा निभाया जाता है।
इसमें देखिए प्रतिमा देखिए तो स्वर्ण रहस्य में वेदी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो इसमें सिर्फ राधा कृष्ण की प्रतिमा दिखाई देगा। और सतनामी वाले रहस्य में कौन सा दिखाई देगा, राधा कृष्ण के साथ साथ गणेश व रिद्धि सिद्धि के भी प्रतिमा स्थापित किए जाते हैं। ठीक, तो ये रहस्य के दो स्वरूप देखने को मिलेगा, इन दोनों स्वरूप में यह अंतर है, तो इससे भी आपको याद रखना है, इससे प्रश्न भी बनते हैं। चलिए अगला है गम्मत। तो गम्मत क्या है, यह भी एक लोक नाट्य है, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में से एक है गम्मत। इसकी शैली क्या होता है, हास्य व्यंग शैली पे आधारित होता है गम्मत। यह भोसला शासन काल में अति लोकप्रिय हुआ था, तो भोसलों के शासन काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था गम्मत। यह गम्मत नाचा का ही एक भाग है, तो नाचा का एक भाग माना जाता है गम्मत, इसे सबसे प्राचीन माना जाता है। तो गम्मत जो है नाचा से भी प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन माना जाता है गम्मत लोक विधा को। सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं पर प्रहार करता है, समाज की कुरीति और विषमताओं पर प्रहार। गम्मत में प्रहसन के माध्यम से कृष्ण लीला का भी मंचन किया जाता है। कलाकार कौन होते हैं, नर्तक की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं इसमें। विदूषक के रूप में जोक्कड़ एवं परी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका आयोजन खुले मंच में किया जाता है, गम्मत का आयोजन खुले मंच में होता है। अब देखिए गम्मत भी दो स्वरूपों में देखने को मिलते हैं, एक जो है खड़े साज का गम्मत रहता है, खड़े साज का, और दूसरा बैठे साज का। तो खड़े साज की गम्मत, खड़े साज की गम्मत अन्य नाम क्या है, इसे खड़ी गम्मत कहते हैं इसे, और बैठे साज को रतनपुरिया गम्मत। तो बैठे साज का गम्मत रतनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसकी प्रेरणता, तो खड़े गम्मत के प्रेरणता का नाम नहीं है, ये बैठे साज के प्रेरणता के नाम है बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम जो है रतनपुरिया गम्मत या बैठे साज के गम्मत के प्रेरणता माने जाते हैं। इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो देखिए खड़े साज में इसमें गायन, वादन, अभिनय, नृत्य इत्यादि खड़े होकर किए जाते हैं। और इसमें कलाकार अभिनय तथा गायन बैठ कर करते हैं, तो बैठ के ही अभिनय गायन करते हैं। अब नोट पॉइंट आपको याद रखना है गम्मत के संबंध में। गम्मत में दो पात्रों द्वारा संवाद होता है, जिन्हें गम्मथिया कहा जाता है। दो पात्रों का संवाद होता है। गम्मथिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से संबंधित है। तो गम्मथिया लोक नृत्य पूछा जाए तो यह लोक नृत्य भी होता है, तो नृत्य करते हुए तो यह दुर्ग जिले में प्रसिद्ध है। दंडामी माड़िया क्षेत्र में गांडा लोक गम्मत का प्रदर्शन करते हैं। तो गांडा लोक गम्मत का प्रदर्शन करते हैं दंडामी माड़िया क्षेत्र में। तो यह हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य। इससे पहले थे लोक नृत्य भी देखे हैं और लोक गीत भी। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति है उसमें का 3 बड़े बड़े टॉपिक को हम देख लिए हैं। अब फिर इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और जुड़े हुए ग्रुपों में आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जोड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।